नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले कार्यक्रम में 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। ये मेला देश भर के 45 जगहों पर लगाया गया। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। प्रधानमंत्री ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के बाद युवाओं को संबोधित किया। मोदी ने कहा, आज 70 साल से अधिक युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बीते 9 वर्षों में हमने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को प्राथमिकता दी है। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटैच्ड करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म हुआ है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जिस स्पीड से और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, ये भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को आज अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए। उन्होंने कहा कि हमने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को और भी आसान बनाया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहल की जा रही है। 5वां रोजगार मेला आज लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एमपी के 241 युवा इसमें शामिल हुए। पीएम मोदी ने सरकारी नौकरी के लिए चयनित हुए देश के 71,206 युवाओं को वर्चुअली अपॉइंटमेंट लेटर बांटे, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 241 युवा शामिल थे। इस दौरान देश भर में 45 जगह पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि आज के वक्त में नौकरियों में भी बदलाव आया है। आज सरकारी नौकरियों के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटैच करना भी पर्याप्त होता है, लेकिन पहले के वक्त में लाइन में लगना पड़ता था, फिर अटैच करवाना पड़ता था, उसके बाद डाक से आवेदन भेजा जाता था। चर्चा के लिए हमारे साथ राजेश्वर पैनुएल जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश्वर जी आपका ओंकार न्यूज में। सर, प्रधानमंत्री की तरफ से आज एक और पहल की गई है। 5वीं बार ऐसा है जब ये रोजगार मेला लगाया गया। 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए हैं। तो हकीकत अगर देखी जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं, रोजगार मेला लगाया जा रहा है, इसका असर युवाओं पर कितना देखने को मिल रहा है? देखिए, इसका असर सीधे युवाओं पर ही आता है कि कहीं न कहीं से फेयर है, प्रॉपर सिलेक्शन हो रहा होगा। चौथी बात की आज आपकी समझ में कि सरकार बहुत अधिक संवेदनशील है और युवाओं को नौकरी के लिए देना चाहती है। प्रधानमंत्री उसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि मीडियोकर के बीच में बैठे हुए या जो मिडिल मैन है या जो नीचे के ऑफिसर्स हैं या नीचे के ब्यूरोक्रेट्स या दूसरे जो एजेंसी है, वो अपने लेवल पे कुछ चीजें रोक सके। जी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज अपना संबोधन दिया है, उन्होंने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने की बात कही है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखें, आज भी युवाओं को सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कई युवा ऐसे हैं, मेहनत करने के बाद भी वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाते हैं। देखिए, जमीनी हकीकत की हम जो बात बार बार करते हैं, जमीनी हकीकत तो एक बड़ी क्लियर कट जमीनी हकीकत है कि नौकरियां वर्ल्ड वाइड कम होती चल रही हैं। ऐसा तो नहीं कि भारत में कम होगी, क्योंकि मैकेनिकल चीजें हो रही, चीजें मैकेनिकल हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। तो आप ये उम्मीद करें कि जितनी नौकरी सरकारी पहले थी उतनी सरकारी, हमारे बार बार संदेश ये दिया जाने की कोशिश की जाती है, बार बार सारी सरकार के देती है संदेश कि आप रोजगार के साधन अधिकतर उपलब्ध कराइए। सिर्फ लोगों को जो सरकारी नौकरियों पर भरोसे में रहते हैं, उससे हट के जो एजुकेशन दी जाती है या आपका लिटरेसी रेट बढ़ाया जाता है, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए क्या जाता है कि आप कम्युनिकेशन के अच्छे हो, पर्टिकुलर एरिया में डेवलप हो और अपना सेल्फ रोजगार
सेल्फ संसाधनों से आगे बढ़ने की कोशिश करें, सिर्फ सरकारी नौकरियों पर डिपेंडेंट न रहे। सरकारी नौकरियों की जो जी हमेशा से बेसिक जो चीजें रहेंगी वो पहले के मुकाबले जो नौकरियां जितनी ज्यादा थी उससे हमेशा कुछ न कुछ कमी होगी, क्योंकि उस जगह को भरने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम आते जा रहे हैं। जी, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारों को लेकर अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है बेरोजगारों को लेकर रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। देश में बेरोजगारी दर की अगर बात करें तो वो 7.45, 8.32, 7 से ज्यादा हो ही नहीं रही है कम। बेरोजगारी दर फिर भी कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। बेरोजगारी दर कम होने का नाम क्यों नहीं ले पा रही, जब सरकार की तरफ से इतने ज्यादा अभियान चलाए जा रहे हैं, रोजगार दिया जा रहा है, नौकरियों की बात की जा रही है। आज भी कई लोग देखने को मिलते हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब इसमें हमारे दो पहलू हैं जी। हमारे पास देखिए युवा बहुत अधिक है वर्ल्ड वाइड। अगर आज के देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो युवा की श्रेणी का मतलब लगभग जो 25 से 40 साल के बीच के लोग हैं वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग हैं। उन्हें सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत होती है। एक तो परसेंटेज का जो रीजन होता है तो बड़े रहने का वो रहता है। नंबर 2, अभी जो जिस टाइप की जॉब में है उस ढंग को हम वो जो युवा हमारे पर्टिकुलर जॉब में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, वो ट्रेडिशनल जॉब में ही लगे हुए हैं। जबकि लगातार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार उनको ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है, लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है, लगातार अलग अलग क्लासेस ली जाती है। अलग अलग क्लासेस की मतलब अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है, सरकारी एनजीओ के तरीके से भी, कि आप स्वयं रोजगार में इन्वॉल्वमेंट होना शुरू कीजिए और जो ट्रेडिशनल है उससे थोड़ा आगे बढ़िए। क्योंकि कुछ साल पहले जो डाटा कलेक्शन या डाटा रखना या डाटा बिहेवियर का बनाना, आज से मान लीजिए 20 साल पहले कोई बहुत बड़ा रोजगार नहीं माना जाता था। आज की डेट में वो अपने आप बड़ा भारी रोजगार है। तो लोगों को कहीं ना कहीं अब कुछ ट्रेडिशनल चीजों से हट करके नए संसाधनों पर ध्यान रखना पड़ेगा और जो उस ढंग की ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और सिर्फ सरकारी नौकरियों की तरफ न देख करके अपने जो सेल्फ डिपेंडेंट जो रोजगार हो सकते हैं या सेल्फ एक्वायर्ड नॉलेज से जो रोजगार हो सकते हैं उनकी तरफ भी बढ़ना होगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश्वर जी और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री ने आज जो युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं, उन्होंने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाए जाने की बात भी कही है। नौकरशाहों और दिल्ली मंत्रिमंडल में बढ़ते गतिरोध के बीच आम आदमी पार्टी नीत सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण के मामले में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहे विशेष सचिव YBVJ राजशेखर से सारा काम वापस लेने के आदेश दे दिए हैं। सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 13 मई को राजशेखर के खिलाफ जबरन वसूली रैकेट चलाने की शिकायतों का हवाला देते हुए अधिकारी को सौंपे गए सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के लिए कहा है। सूत्रों ने कहा कि राजशेखर कथित दिल्ली शराब घोटाले और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले के सौंदर्यीकरण की जांच कर रही हैं। सतर्कता अधिकारी हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश द्वारा अपने लिए एक विशाल बंगला बनाने के वास्ते विरासत स्मारक को गिराए जाने की भी जांच कर रहे हैं। संपर्क करने पर अधिकारी ने आधिकारिक नोट मिलने की पुष्टि की है। राजशेखर ने कहा कि मंत्री के नोट के संबंध में मैंने अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट भेज दी है, बाकी ईश्वर की मर्जी। आधिकारिक नोट के मुताबिक ऐसी शिकायतें हैं कि राजशेखर जबरन वसूली का रैकेट चला रही हैं और रंगदारी की मांग कर रही हैं। यह आरोप काफी गंभीर है जिसकी विस्तार से जांच किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए राजशेखर को सौंपे गए सभी कार्य वापस लिए जाते हैं। तो आपको बताते चले कि सीएम केजरीवाल के आवास को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं और जब से ही केजरीवाल के आवास को रेनोवेट किया गया है तभी से ही बीजेपी उनके आवास को लेकर आरोप लगाती रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण की जांच कर रहे सतर्कता अधिकारी हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश द्वारा अपने लिए एक विशाल बंगला बनाने के वास्ते विरासत स्मारक को गिराए जाने की भी जांच कर रहे हैं।
संपर्क करने पर अधिकारी ने आधिकारिक नोट मिलने की पुष्टि की है। राजशेखर ने कहा कि मंत्री के नोट के संबंध में मैंने अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट भेज दी है, बाकी ईश्वर की मर्जी। आधिकारिक नोट के मुताबिक ऐसी शिकायतें हैं कि राजशेखर जबरन वसूली का रैकेट चला रहे हैं और रंगदारी की मांग कर रहे हैं। यह आरोप काफी गंभीर है, जिसकी विस्तार से जांच किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए राजशेखर को सौंपे गए सभी काम वापस लिए जाते हैं। तो बता दें, सीएम केजरीवाल के आवास को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ, भ्रष्टाचार के उदाहरण केजरीवाल बताए गए हैं, तो आदेश वापस ले लिया गया है। जिस तरीके से जांच की जा रही है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण के मामले में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहे विशेष सचिव YVVJ राजशेखर से सारा काम वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 13 मई को राजशेखर के खिलाफ जबरन वसूली रैकेट चलाने की शिकायतों का हवाला देते हुए अधिकारी को सौंपे गए सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के आदेश दिए हैं। सूत्रों ने कहा कि राजशेखर कथित दिल्ली शराब घोटाले और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले के सौंदर्यीकरण की जांच कर रहे सतर्कता अधिकारी हैं। वो दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश द्वारा अपने लिए एक विशाल बंगला बनाने के लिए विरासत स्मारक को गिराए जाने की भी जांच कर रहे हैं। संपर्क करने पर अधिकारी ने आधिकारिक नोट मिलने की पुष्टि की। राजशेखर ने कहा, मंत्री के नोट के संबंध में मैंने अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट भेज दी है, बाकी ईश्वर की मर्जी। आधिकारिक नोट के मुताबिक ऐसी शिकायतें हैं कि राजशेखर जबरन वसूली का रैकेट चला रहे हैं और रंगदारी की मांग कर रहे हैं। ये आरोप काफी गंभीर है, जिसकी विस्तार से जांच किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए राजशेखर को सौंपे गए सभी कार्य वापस लिए जाते हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवराज आहूजा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका ओंकार न्यूज में। देवराज जी, सीएम केजरीवाल के आवास को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, बीजेपी आरोप लगा रही है, लेकिन राजशेखर जो कि इसकी जांच कर रहे थे, उनसे सारा काम इसी बीच वापस ले लिया गया, उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं। क्या लगता है कितनी सच्चाई है इस चीज में? मैडम आप भी देखिए कि जब से ऑपरेशन शीशमहल शुरू हुआ है, ना तो केजरीवाल साहब ने कोई अपना बयान दिया है भ्रष्टाचार को लेके, किस तरह से कितने बंगलों को तोड़ा गया हुआ, सारी जो है अपना जो नीतियां थी उसको जो धता बता दिया, पूरा तोड़ के किस तरह से उन्होंने अपना जो शीश महल खड़ा कर दिया। एक भी उनकी तरफ से कोई अपना जवाब नहीं है, उल्टे जो प्रधानमंत्री से कंपेयर करना, ये करना। इस बीच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आता है, तो जिसको कि हमें सबको मानना भी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस राजशेखर जी अगर उस अपना जो बंगले की जांच कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, उनको एकदम हटा देना, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का मतलब ये नहीं है कि आप अपना भ्रष्टाचार को दबाने के लिए अधिकारियों के साथ अपना प्रताड़ना करेंगे, अधिकारियों को प्रताड़ित करेंगे, अधिकारियों को बदलेंगे, अपनी जो है अपना पार छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आप इस तरह से जो है ईमानदार आप ये देखिए, स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस जो भी बनता है, इससे पहले सी उदय कुमार भी रहे हैं जो मेरे भी नोन थे, वो इतने मतलब उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो। इसी तरह से राजशेखर ईमानदारी में अव्वल होते हैं, ये एशिया सबसे टॉप होती है। ऐसे अधिकारी को एकदम हटा देना मतलब उनकी इतनी सर्विस, उनका अनुभव, उनकी रिस्पेक्ट एक IAS अधिकारी की जो होनी चाहिए, वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो कुछ है ही नहीं। वो तो मतलब इस तरह का अपना जो पाप को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए अगर आप इतने ही साफ सुथरे होते तो सत्येंद्र जैन आज जो है इतने महीनों से जेल में पड़े, सालों से, आपके अपना उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पड़े जेलों में, आपके पंजाब के कितने मंत्री पड़े, आपको शर्म नहीं आती क्या? हम सब दिल्ली की जनता के साथ इतना खिलवाड़ ना करो, देश के संविधान से इतना खिलवाड़ ना करो, और सर्वोच्च न्यायालय का इस तरह से जो है मिसयूज करना, तो हम तो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय अपना जाएंगे। इन अपने कार्यों के खिलाफ जो है बिल्कुल हमारी पार्टी हम लोग बहुत गंभीर है। ये प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए किसी भी अधिकारी के साथ, और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से राजशेखर के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबरन वसूली के रैकेट चलाने की बात कर रहे हैं, रंगदारी मांगने की बात की जा रही है, तो राजशेखर पर जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या इसके पहले भी उनके ऊपर कोई मामला दर्ज किया गया है या फिर विवादों में वो रही हैं? जैसे मैंने कहा है कि जैसे हम केजरीवाल के जो शीश महल की बात कर रहे हैं, उसके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री से कंपेयर कर रहे हैं, तो अब राजशेखर जी जब उस विषय की जांच कर रहे हैं तो वो भी अपना भ्रष्टाचारी हो गए। अरे क्यों शर्म नहीं आती आप लोगों को? इससे पहले तो आपने कोई आरोप नहीं लगाया उनके ऊपर, इससे पहले तो कोई हिस्ट्री नहीं उनकी ऐसी।
आप इस तरह की बातें करके किसी अधिकारी को, मैंने कहा ना, तो प्रताड़ित करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। सर्वोच्च न्यायालय को मैं जरूर कहूंगा इसमें। मैं तो आपका देवराज जी, निवेदन करूंगा आपको क्या हमारे लगता है कि केजरीवाल के जो भी काम है, जिस तरीके से धांधली कहा जा सकता है कि ये हुई है इस आवास बनाने में, उससे लोगों के सामने वो चीज उजागर ना हो पाए, इस वजह से राजशेखर के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल यही कारण है मैडम। आप उनका ट्रैक उठा के देखने, जब से वो जिस आंदोलन से आए हैं अन्ना हजारे से लेके आज तो उनके झूठ के अलावा जो झूठी बात होती है उसका तो कभी जवाब ही नहीं देते। और भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इनका पेट ही नहीं भर रहा। अरबों रुपए डकार चुके हैं रेवेन्यू का हमारे। पंजाब में क्या क्या हालात हो रहे हैं, पंजाब का आप लॉ एंड ऑर्डर देखो, 5 दिन में 3 दिन विस्फोट हो रहे हैं, वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। बहुत शर्म की बात है। केजरीवाल जो है देशद्रोही आदमी, देश को तोड़ने वाला जो व्यक्ति है। दिल्ली की जनता से मैं निवेदन करूंगा, उनके सारे इस पाप के कर्मों को जरूर जो है देखें, और आपके बाद भी जो जो वहाँ उसको, मैं कह रहा हूँ, उसको उजागर करें। दिल्ली की जनता तो बहुत भोली भाली है, उनके अपने ठगों में आ गई है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब ये सब कुछ देखते हुए, केजरीवाल जो कहते हैं एक अपना कमरे के मकान में रह लूंगा, तो 3 कमरे से ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। आज देखो इतने बड़े बड़े ऑपरेशन शीश महल में क्या क्या न्यूज की फैसिलिटीज हैं, वो पर्दों से लेके सोफे, उनके कपबोर्ड से लेके सब कुछ तक, तो हर चीज सामने है जनता के। लेकिन केजरीवाल जो अपने भ्रष्टाचार छुपाने का हमेशा से बात करते हैं, ये सभी मंत्री इसमें लिखते हैं। सौरभ भारद्वाज तो ऐसे बात करते हैं अधिकारियों से जैसे उनके जो नौकर है। अरे जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, आईएएस को आईएएस बनने में कितना समय लगता है, कितनी वो अधिकारी मेहनत करते हैं, आप उनको बिल्कुल ऐसे जो दता बता रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान इनको जो है एक अच्छी आपने सद्बुद्धि दो, सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में जरूर संज्ञान ले। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए देवराज जी, और ज्यादा चर्चा, ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी नेता देवराज आहूजा हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की ज्यादा चर्चा के लिए। धन्यवाद। आपको बताते चले कि राजशेखर को सौंपे गए सभी कार्य वापस ले लिए गए हैं। राजशेखर केजरीवाल के आवास रेनोवेशन की जांच कर रहे थे। 10 साल पुरानी बात है। कर्नाटक में 2013 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। अब सवाल था मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ 7 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धारमैया थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के पुराने कदावर मल्लिकार्जुन खड़गे। विधायकों की सीक्रेट वोटिंग कराई गई, इसमें सिद्धारमैया का पलड़ा भारी पड़ा और वे मुख्यमंत्री बन गए। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि सिद्धारमैया कांग्रेस विधायक दल की लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले नेता थे। 10 साल बाद सिद्धारमैया फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं। 2023 के कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिला। मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार हैं, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के व्यवहार से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ इतने नाराज हुए कि वो आपा खो बैठे। वे अपनी सीट से उठ खड़े हुए और वकील को कड़ी फटकार लगाई। बाद में वकील ने अपने व्यवहार की माफी मांगी, तब जाकर सीजेआई का गुस्सा शांत हुआ। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने वकील अपने अपने मामलों के संदर्भ में जानकारी दे रहे थे। चीफ जस्टिस मामलों की मेरिट के आधार पर आदेश दे रहे थे। इसी दौरान एक आपराधिक मामले में आरोपी की ओर से पेश वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की। सीजेआई ने वकील को कहा कि उनके मामले को वे वेकेशन बेंच के सामने लिस्ट करेंगे। इसके बावजूद वकील ने मामले को गंभीर व महत्वपूर्ण बताते हुए बोलना जारी रखा। इस पर सीजेआई ने कहा कि हमने आपको बता दिया है, अब अगले मामले के वकील को बोलने दें। इस पर भी वो शांत नहीं हुआ तो सीजेआई को गुस्सा आ गया। फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में याचिकाकर्ता कुर्बान अली का पक्ष रखते हुए कहा कि केरल हाई कोर्ट के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। अब इस मामले में मंगलवार को आज सुनवाई होनी थी। तो आपको बताते चले कि वहीं जमीयत उलेमाए हिंद भी यही अपील लेकर कोर्ट पहुंचा। बता दें 5 मई को केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि मूवी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने इसे देखने के बाद ही रिलीज करने की इजाजत दी है। इसमें किसी समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिख रहा। कोर्ट ने पूछा, किसी भी याचिकाकर्ता ने फिल्म देखी? प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि फिल्म कुछ घटनाओं का काल्पनिक वर्जन है।
वो उस टीजर को भी सोशल मीडिया से हटाने को राजी है जिसमें 32,000 महिलाओं के ISI में शामिल होने की बात है। बढ़ती गर्मी के सामने वायरस कमजोर हुआ, लेकिन डायरिया और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ गया है। वायरस कमजोर होने की वजह से शहर में हर प्रकार के फीवर के मामले में तेजी से कमी आई है, चाहे कोरोना हो या इन्फ्लुएंजा या फिर H1N1। सभी प्रकार के वायरस इन भीषण गर्मी को झेल नहीं पाते हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि कई महीनों से दिल्ली के लोग अलग अलग प्रकार के फीवर से जूझ रहे थे, अब उन्हें इससे छुटकारा मिल गया है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि भले वायरस का प्रकोप कम हुआ है, लेकिन मौसमी बीमारी का खतरा बढ़ा है। गर्मी के मौसम में डायरिया और डिहाइड्रेशन की परेशानी बढ़ जाती है, खासकर जो लोग रोजाना घर से बाहर निकलते हैं, बाहर का खाना और पानी पीते हैं, धूप में काम करते हैं, उनके लिए यह मौसम बीमार करने वाला होता है। LNJP के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि पिछले 3 दिनों से उनके यहाँ कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। जैसे ही गर्मी का असर तेज हुआ है, वैसे ही कोरोना संक्रमण के मामले में भी गिरावट आई। उन्होंने कहा कि वायरस गर्मी का प्रकोप झेल नहीं पाता, वायरस मर जाता है, इसलिए अभी सभी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन के मामले में कमी आ गई है। BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डॉक्टर संदीप नैयर ने कहा कि हर प्रकार के फीवर के मामले कम हो गए हैं, इन्फ्लुएंजा के मामले तो बिल्कुल खत्म हो गए, कोविड के मरीज कभी कभार एकाध आ जाते हैं। IMD के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सुबह 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। दिन में हवा की गति कम हो जाएगी, जिससे धूल के कण मिट्टी में बैठ जाएंगे। IMD के पर्यावरण निगरानी और अनुसंधान केंद्र के प्रमुख VK सोनी ने कहा कि धूल की सघनता कई गुना बढ़ जाई है। PM10 सांद्रता सुबह 4 बजे 140 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बढ़कर सुबह 8 बजे 775 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई है। ये इलाके में तेज हवाओं के कारण हुआ। धूल जल्दी ही नीचे बैठ जाएगी। दिल्ली में पिछले 4 दिन से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। IMD के अनुसार शाम तक आंशिक रूप से बादल छाने और बहुत हल्की बारिश होने से थोड़ी राहत मिल सकती है। रविवार तक अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।